प्रिय छात्रों, हम लोग ज्योग्राफी में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्लास पढ़ा है, उसमें अपने देश का परिचय दिया है और उसमें भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया है। अब बाज़ाब्ते तौर पे हम भारत का भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं और इस क्रम में सबसे पहला जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश की जो भौगोलिक संरचना है वो क्या है, इस पर एक बड़ा क्लास चलेगा। उसमें पूरी बात तो आज की क्लास में सम्मिलित होना संभव नहीं है, तो जितना कर पाते हैं उतना आप लोग देखिए, बाकी पार्ट वाइज कर करके फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि जो हमारा उच्चावच है यानी रिलीफ है, रिलीफ का मतलब क्या हुआ कि पूर्व के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इस धरती पर समानता नहीं है, बहुत सारी ऊंचाई है, बहुत सारी गहराई है, तो इन सभी को मिला कर करके अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। तो उन्हीं को हम लोग उच्चावच बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। तो उस रिलीफ में, उस उच्चावच में डाइवर्सिटीज है, यानी एक रूपता नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ मैदान ही मैदान नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ पर्वत ही पर्वत नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि पूरा देश ही पर्वत पर बसा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सौभाग्य है कि जो स्थलाकृति है उसके सभी रूप हैं, जैसे पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी है, तटीय क्षेत्र भी है, द्वीप भी हमारे पास है। तो जो द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति की भौगोलिक संरचना विशेषता है वो सौभाग्य से हमारे देश में सबका सब उपलब्ध है। उसमें मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि आमतौर पर हैं पहाड़, तो पहाड़ हमारे देश में कुल 29.3% भाग है, यानी 32,87,763 वर्ग किलोमीटर में 29.3% भाग जो है वो पहाड़ है। लेकिन ये पहाड़ की भी दो श्रेणियां, एक बड़े पर्वत है, वो इसमें इसके 10.7% है, और छोटे पहाड़ियां जो है 18.6%। इसको सम्मिलित रूप से हम पहाड़ बोलते हैं, जिसको 29.3% कहा गया है। जहां तक पठार की बात है तो ये 27.7% है, मैदान की बात है तो 40.7%। इस प्रकार से कुल आप जोड़िएगा तो भौगोलिक भूभाग का 100% निकल गया। तब यहाँ पर एक कंफ्यूजन रह जाता है, जिसको स्पष्ट करना काफी जरूरी है। अब वो कंफ्यूजन क्या है कि साहब संरचना में हम लोग पढ़ते हैं सर कि प्रायद्वीपीय पठार होता है, रेगिस्तान भी है, झील भी है, नदियां भी हैं, ये सब कहाँ गए, इसका प्रतिशतता क्या हुआ? तो झील, नदियां, ये सब जितनी चीजें हैं वो इसी पर्वतीय, पठारी, मैदानी भागों में उसका प्रवाह है। और रेगिस्तान जैसे थार का रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान जो है पठारी भाग में समझिए उसको आप कि उसके अंतर्गत शामिल है। ये जगह जगह पर मैदानी भाग उसका होगा, उसमें शामिल है। तो इसीलिए उनकी प्रतिशतता हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यानी झील का, नदी का, रेगिस्तान का, वो भी एक स्थलाकृति है, लेकिन उसकी प्रतिशतता नहीं पढ़ते हैं। उसकी प्रतिशतता किसमें पढ़ते हैं? तो इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो एक स्थलाकृति जो है उच्चावच का ये प्रतिशतता है। संपूर्ण जो भौगोलिक भूभाग है हमारा वो किसका है? नहीं चल नहीं रहा। तो वो जो है विभाजन हम लोग इसको अलग ढंग से करते हैं। एक के उत्तर का जो ये वाला भाग है वो ग्रेट हिमालय कहलाता है, बृहत हिमालय कहलाता है, हिमालय पर्वत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में यहीं पर पर्वत है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली, महादेवा, ये सारे के सारे पर्वत हैं। लेकिन ये पर्वतीय भाग का ये जो रूप हम लोग पढ़ रहे हैं ये एकाश्म है, एकांगी है। इसमें पठार या मैदान नाम की संरचना कहीं नहीं है।
पूरा का पूरा ये जो है वो पर्वत है। अब नीचे वाले पर्वतों को हमने इसमें शामिल कर लिया है, 29.9% हुआ है। और वो जो नीचे वाले पर्वत है वो ये तो पठार के भाग है, ये मैदान के भाग, और ये सम्मिलित रूप से जो है पूरा का पूरा भाग किसका है? पर्वत। अब देखिए यहां पर बोर्ड में जगह रहने की वजह से, कम रहने के कारण हमने उस बात की व्याख्या नहीं की, और ये आवश्यक बन जाता है कि आखिर ये हिमालय पर्वत का इतिहास क्या है। तो सबसे पहली बात कि हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत आपका विंध्याचल भी है, लेकिन वो अब अवशिष्ट में कन्वर्ट कर गया है। उसका निर्माण बहुत पहले हुआ था। ये एकदम पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया में सबसे नवीनतम है वलित पर्वत हिमालय। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसके पीछे कहानी यह है कि शुरुआत में जो महाद्वीपीय विस्थापन आप लोगों ने पढ़ा था, तो उस समय आपने जो तथ्यों का अध्ययन किया था वो ये कि भारतीय भूभाग का जो निचला वाला भाग है, यानी ये जो आप देख रहे हैं, शुरुआत में जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, तो इस विस्थापन में जो है वो आपका यही भाग था सिर्फ, ठीक है। और इसको प्रायद्वीपीय भारत हम लोग आज के समय में बोलते हैं। उस समय इसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, ठीक है। और ये गोंडवाना लैंड सिर्फ अकेला गोंडवाना लैंड तो था नहीं, बल्कि इसके साथ साथ कौन थे जो अलग हुए? तो इस मैप को देखिए, तो ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का भाग था, ये भी इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यू पापुआ गिनी, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, यहाँ मेडागास्कर है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, और भारत जो है ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये सारी भूमियां एक जगह पर थी, और ऊपर वाला ये रशिया, कजाकिस्तान यानी एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो महादेश देख रहे हैं, ये अंगारा लैंड कहलाता था। क्या कहलाता था? अंगारा लैंड। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि फिर ये अलग अलग हो गया सब। उसमें ये वाला पार्ट जो आप इंडिया का देख रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड था, और इसके बीच में ये जो भाग देख रहे हैं, यहां पर टेथिस सागर था। ये ऊपर का अंगारा लैंड का भाग जो था ये स्टबल था, इसमें कोई मूवमेंट अब नहीं हो रहा था। और अंगारा लैंड से जो नदियां निकलती थी वो इस टेथिस सागर में आकर के गिरती थी। अभी जो आप नदी देखते हैं, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्रा और गंगा, तो ये सारी नदियां उस समय एक कही जाती थी, जिसको इंडो ब्रह्मा कहा जाता था। और ये नदी किसमें गिरती थी? तो टेथिस सागर में। अब अभी आप बहुत सा वीडियो देखते होंगे, जो बरसात का मौसम है, पता नहीं देखे हैं कि नहीं, कि पहाड़ पर से जो नदियां एक बैग पानी लेकर के आती हैं, तो देखते हैं कितना बड़ा बोल्डर, पत्थर, ये सब साथ साथ आता है। पानी भी रहता है और साथ साथ मलबा भी रहता है। देखे है ना साहब कि नहीं देखे? अब उस मलबे में सिर्फ मिट्टी पत्थर ही नहीं है, रास्ते में पेड़ मिला तो पेड़ के भी जीवांश है, कोई जंतु मिल गया मरा हुआ या जिंदा ही सही तो भी बह कर करके मर गया और उसके भी जीवांश है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी अमरनाथ में जो लैंडस्लाइड हुआ, तो आपने देखा इस बात को कि लोग साहब अपने तंबू में थे, एक बैग पानी आ गया और कितनी तंबू बह गए, तो उसे बहुतों की लाशें नहीं मिली। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमने इसलिए मैं दे रहा हूं कि जो इंडो ब्रह्मा नदी थी, जो अन्य नदियां थी, और भी छोटी छोटी नदियां रही होंगी, एक नदी महत्वपूर्ण थी इंडो ब्रह्मा, तो उसका मलबा, उसका पानी, उसका डेब्रीज, उसका अवशेष, जंतु पादप अवशेष सब टेथिस सागर में जमा होता चला गया। अब टेथिस सागर में जब जमा हुआ तो वो सेडिमेंट्री रॉक के रूप में जमा हुआ।
वो जो रॉक्स बने वो कैसे रॉक्स बने? वो इग्नियस नहीं बना। आप रॉक्स पहले पढ़ चुके हैं। रॉक्स के 3 रूप हैं, इग्नियस, सेडामेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके मस्तिष्क में बैठाना होगा। तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, बाद में चल के वो मेटामॉर्फिज्म होंगे, वो एक या हो गए होंगे कुछ, एक अलग बात है। लेकिन इग्नियस तो नहीं, इग्नियस वही होगा जहां ज्वालामुखी हो। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर है ना? अब देखिए मलबा जमा होता गया, जाहिर सी बात है कि वो मलबा ऊंचा होता चला गया। अब ऐसे परिवेश में जो भारतीय गोंडवाना लैंड था उसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के तहत उसमें बहुत सारे फोर्सेस, पृथ्वी की घूर्णन गति भी अकाउंटेबल होगी, तरंगीय गति भी अकाउंटेबल होगी। उसके वजह से भारतीय गोंडवाना लैंड का विस्थापन हुआ किधर? उत्तर की तरफ। अब उत्तर की तरफ हुआ तो गोंडवाना लैंड पर खड़ा होकर देखिएगा तो पानी है, तो पानी में घुस जाना चाहिए था उसको, गोंडवाना लैंड को। लेकिन पानी में क्यों नहीं घुसा? इसलिए कि जो आगे टेथिस सागर है वो भी तो नीचे में स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। तो जितना स्थल का गहराई गोंडवाना लैंड का है उतना ही गहराई पानी के बाद उस टेथिस सागर के स्थलीय भाग का नीचे तक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सागर, महासागर जो कह लीजिए, उस पर गोंडवाना लैंड प्रेशर बनाएगा। तो प्रेशर बनाएगा तो नीचे का जो उसका स्थलीय भाग है, और अंगारा लैंड स्टेबल है अपने जगह पर, वो पीछे से नहीं खसक रहा है। तो अवसादी चट्टाने हैं वो, तो जाहिर सी बात है अंगारा लैंड से भी कमजोर है और गोंडवाना लैंड से भी कमजोर है वो। तो उसमें वलन पड़ना शुरू हुआ। वलन माने फोल्ड, और धीरे धीरे ये फोल्ड सागर के ऊपर आ गया और एक लंबा समय लगा उसमें, और फिर वो सागर से ऊपर उठते उठते पर्वत का रूप लिया। अब पर्वत का जब ऊपर रूप ले लिया तो ये आज भी क्रम जारी है। आज भी हिमालय पर्वत प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते थे तो एवरेस्ट की ऊंचाई 18,848 मीटर पढ़ते थे, और अब जब पढ़ा रहे हैं इसी जीवन में, मरे नहीं हैं, तो अब क्या पढ़ा रहे हैं? 8,850 मीटर। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन काल में ही 2 मीटर हिमालय ऊंचा हो गया। अब आप पढ़ाइएगा या आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 8,852 मीटर पढ़ाइए। तो ये क्रम, मेरे कहने का मतलब, जारी है, इसलिए कह सकते हैं कि नवीन बनी। ये समझ गए? ओरिजिन ऑफ हिमालय हमने आपको बताया। हिमालय की उत्पत्ति, हालांकि ये मैपिंग बनाना चाहिए था, अस्थानाभाव के कारण नहीं बना, लेकिन हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए मुन्ना भाई, इसमें जो फोल्ड पड़ा हिमालय में, जो फोल्ड पड़े वो कितना पड़ा? तो आमतौर पर आया था कि 3 ही नहीं 4 फोल्ड पड़े। 4 फोल्ड में से 1 फोल्ड हमारे पास है, सॉरी 3 फोल्ड हमारे सीमा के अंतर्गत, बाकी 1 फोल्ड हमारे सीमा के अंतर्गत नहीं है। इस राज को आपको समझना, इसी के लिए हमने मैपिंग का सहारा लिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, ये भारतीय सीमा में नहीं है, ये पूरा का पूरा तिब्बत में, और इसीलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और इसी का 3 उपखंड है जो काराकोरम, जास्कर और लद्दाख और जास्कर है। देखिए काफी टफ क्वेश्चन है ये आपको इस ढंग से पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग भारतीय सीमा में है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय का काराकोरम, लद्दाख और जास्कर भाग भारतीय सीमा में, इसकी चोटियां जो है भारतीय सीमा में। अब देखिए कि इसमें से जो काराकोरम है वो तो पूरा का पूरा पीओके में है। हम मानते हैं कि हमारा भाग है, लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है। इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं।
ये जो लद्दाख का इलाका है इसमें से कुछ चीन के कब्जे में है, यहां से यहां तक कैसे देखिएगा, कुछ हमारे कब्जे में, यहां पर डिस्प्यूट। लेकिन कराकोरम का जो जास्कर श्रेणी है पूरा पूरा भारतीय सीमा में, तो ये एक स्पष्ट दृष्टिकोण हुआ। इस पर भी बहुत सारे प्रश्न क्रिएट किए जाएंगे। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर श्रेणियों को मिलाइए, ये आईएएस का क्वेश्चन है। और यहां पर अगर आप कोडिंग करके नहीं रखिएगा तो आप फेल कर देंगे कि ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण के तरफ श्रेणियों को मिलाइए। तो उत्तर से दक्षिण के तरफ मिलाइएगा तो क्या मिलाइएगा? सबसे पहले कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। और अगर कह दे कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। तो अभी तो आसान है, लेकिन उस समय उत्तर दक्षिण में आप कंफ्यूज करने की संभावना है। तो वहां पर प्रश्न का हल कीजिएगा तो सोच विचार करें। क्लियर? यस सर। अब देखिए, तो ये तो एक जो लास्ट में हमने ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, उसका अभी ही हमने वर्णन कर दिया। और यहीं पर जो है मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहीं से सिंधु नदी भी निकली है और वहीं से ब्रह्मपुत्रा भी निकली। और कैलाश पर्वत का नाम आपने सुना होगा, तो वहीं पर कैलाश पर्वत भी स्थित है। अब जो भारतीय भूमि में ये वृहद हिमालय है उसका विवरण दे रहे हैं। तो ये जो ग्रेट हिमालय, ये पश्चिम में नागा से, यहां पर नागा पर्वत है, ठीक है, हाँ, और पूर्व में नामचा बरुआ, ये जो इलाका है वो नामचा बरुआ का है, ये पर्वत है, पर्वत चोटी है ये। तो वहां से लेकर करके ये फैला हुआ है। और कुल इसकी जो लंबाई है उसके दो डेटा आपको मिलेंगे, एक 2400 से किलोमीटर, दूसरा 2500। तो आप ज्यादा एप्रोप्रिएट 2500 ही मानिए। हालांकि मटेरियल में हमने 2400 लिख दिया खुल्लर की वजह से, लेकिन सामान्य किताबों में इसकी लंबाई जो है वो 2500 है। सिंधु नदी से ये शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र नदी धनुषाकार रूप में, वाट में धनुषाकार, जैसे धनुष का आकार होता है ना, तो देखिए ये धनुषाकार है ना। यस सर। हाँ। दर्पण दर्पण नहीं पूछ सकता है कि दर्पण के किस रूप को ये प्रमाणित करता है? उत्तल दर्पण। वेरी गुड, उत्तल दर्पण धंसा हुआ है, कनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो किताबों में नहीं आपसे पूछा जा सकता। अब देखिए, जो पश्चिम में नागा पर्वत है उसकी ऊंचाई 8126 मीटर है और नामचा बरुआ है 7756। ये सब एग्जाम्पल। अब ये तीन चीज जो इसके साथ हमने आपको ऐड किया है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो पूरे हिमालय का अगर सर्वोच्च चोटी है तो वो सर्वोच्च चोटी कौन है? हम लिखने के लिए लिख दिया, यहाँ पर लिखने की कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। बाकी का लिखा है, इसका नहीं लिखा, बताइए। माउंट एवरेस्ट, ये नामकरण जानते हैं, एक पर्वतारोही थे और भूगर्भ शास्त्री भी थे जिनका नाम ही था एवरेस्ट। तो उन्होंने ही सबसे पहले इस चोटी का पता किया था कि हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो उनके सम्मान में इनको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ये हमारे देश के सीमा में नहीं है। कौन? माउंट एवरेस्ट। माउंट, ये नेपाल में, नेपाल में भी कहना गलत होगा, बल्कि नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है ये। यानी इसको चढ़ करके अगर उस साइड में जाइएगा तो कहां पहुंच जाइएगा? तिब्बत पहुंच जाइएगा। इधर चलेगा तो नेपाल। लेकिन अधिकांश भाग नेपाल में ये भी सच है, तो पूर्णतः नेपाल में ये नहीं है। तो यहां पर भी प्रश्न है, माजिद हुसैन ने इस सबको बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है। इसको पढ़ेगा भारत का भूगोल माजिद हुसैन का, तो उसमें बड़ा अच्छा एलोबरेशन है। अब देखिए, इसमें बात है, ये तो हो गया कि भारत का सर्वोच्च चोटी नहीं है, लेकिन भारत का सर्वोच्च चोटी में दो बातें हैं। एक, भारत की सर्वोच्च चोटी सिंपल सा आएगा, तो K2, यानी इसको गार्डविन ऑस्टनी बोलते हैं, ये कराकोरम श्रेणी में। तो लद्दाख के आधा हिस्सा ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। तो भारत की सर्वोच्च चोटी हम क्यों मानते हैं
कि हम कराकोरम को अपने देश की सीमा के अंदर मानते हैं। हमने ये मान रखा है कि जो हमारा भूभाग है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो इसलिए भारत की सर्वोच्च चोटी आएगा तो आप मानिए K2। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल यह भी है कि भारतीय सीमा की सर्वोच्च चोटी, तो ये K2 नहीं, क्योंकि हमारी सीमा वहां तक अभी नहीं, वो पीओके हमारी सीमा बन गई है। जो युद्ध हुआ था 1948 में और 49 में जो युद्ध विराम हुआ था, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, तो हमारी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल तक हो गया ना। LOC हमारी सीमा हो गई, वहां हमारी सीमा खत्म हो गई। कब फैसला होता है तब, तो उस हिसाब से हमारे सीमा के अधीन जो चोटी है कंचनजंगा। अब कंचनजंगा कहाँ है, तो यहां पर सिक्किम में, और सिक्किम भारतीय राज्य है। 1975 से पहले भारतीय राज्य नहीं था। 1975-76 में सिक्किम जो है भारत का 76 में पूर्ण राज्य शामिल हो गया। तो इसलिए जो है कंचनजंगा जो है वो भारतीय सीमा में सबसे सर्वोच्च चोटी है। ये भी सवाल आ सकता है सोनू भाई कि 76 से पहले भारतीय सीमा में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन था, तो वो हो जाएगा आपका नागा पर्वत। क्लियर? क्योंकि उसकी ऊंचाई कितनी, 8126 मीटर। ये सब समझ में आ रही है ना बात? यस सर। अब देखिए इसके बाद लघु हिमालय, ये वाला जो हिमालय है वो लघु हिमालय है। तो ये इसमें क्या है, वृहद हिमालय के समान ही लंबी है, यानी जितना ये हिमालय है उतना ही ये भी। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 2500, लेकिन ऊंचाई इसकी चेंज हो जाएगी। इसकी औसत ऊंचाई 6100 है, ठीक है, 6100 है। यहां 3000 से 4500। चूंकि ये 6100 है और हमारे यहां आइस लिमिट हिम सीमा 6000 है। 6000 की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर आप जाइएगा तो वहां से बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आइस लिमिट जो है हमारे यहाँ, हिम सीमा जो है 6000 मानी जाती है। तो चूंकि वृहद हिमालय 6100 इसका ऊंचाई है मीटर, तो इसलिए इसकी चोटियों पर हमेशा बर्फ जमा रहता है वर्ष भर। इसी कारण से इसको हिमाद्री बोलते हैं। किसको? वृहद हिमालय। लेकिन उस हिसाब से लघु हिमालय की ऊंचाई 3000 से 4500। इसका मतलब यहां बर्फ नहीं जमा होगा, और इसका जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर है। इसकी विशेषता क्या है कि जो वृहद हिमालय है और जो लघु या मध्य हिमालय है, इसी के बीच में घाटियां हैं। तो उसी में कश्मीर घाटी है। तो जितना स्वास्थ्यवर्धक स्थान है वो शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब के सब किस वृहद और लघु हिमालय के बीच में। और दून जो होता है वो दून लघु और उप हिमालय के बीच में, जैसे देहरादून। हाँ, उसी को बोलते हैं। अब उप हिमालय शिवालिक हिमालय है, ये उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, बिहार में आके खत्म हो जाता है। ये सबसे नवीनतम हिमालय है। तो मित्रों, हिमालय के बारे में जो पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, अगले क्लास में हम इससे आगे का बात यानी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, ये चीज़ों पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।